एग्जाम मित्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे आपको हिस्ट्री की सारी एंसेंट की क्लासें मिलेंगी एक एक करके। अभी जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे मुगल्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग मौर्य शासन भी पढ़ेंगे और गुप्त काल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं ये आपके यूपीएसआई के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है, या फिर यूपीएससी के लिए भी या फिर यूपी पीसीएस के लिए भी कारीगर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामियम, भारत और चीन की चार सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन जितनी सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत मानी जाती है। ठीक, अब इसकी खोज की बात करते हैं जरा। हड़प्पा, ये यूपीएसआई या फिर जितने भी वनडे एग्जाम हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम जो भी आपके होते हैं, चाहे यूपीएसआई हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर इसके साथ साथ आपका एनटीपीसी हो, ठीक है, इन सभी में ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है इनमें से पूछ देते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उस समय की चार विकसित सभ्यता कहाँ कहाँ की थी? मिस्र की थी, भारत की थी, चीन की थी और मेसोपोटामियम की थी। उसके साथ साथ स्थल देखो, हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1961 में की। ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे स्थित है क्या? हड़प्पा। ओके, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1961 में। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं? यहाँ पर बैलगाड़ी के अवशेष पाए गए हैं, यहाँ पे अन्नागार पाए गए हैं, यहाँ पे मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां पाई गई हैं, अर्थात मनुष्य के शरीर की मूर्तियां पाई गई हैं, अन्नागार पाए गए हैं और बैलगाड़ी पाई गई है। इसके अलावा अब हम अगले की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ओके, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 में हुई। देखो, सबसे पहले किसकी खोजी? सबसे पहले खोजी हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई। उसके बाद किसकी खोज हुई? उसके बाद मोहनजोदाड़ो की हुई। मोहनजोदड़ो, ठीक, सबसे पहले किसकी हुई? हड़प्पा की 1921। और मोहनजोदड़ो की कब हुई? 1922। ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किसकी? सिंधु नदी पे। सिंधु नदी से तुमको याद आया होगा, एक मोहनजोदड़ो नाम की मूवी मूवी भी बनी थी जिसमें हीरो शायद ऋतिक रोशन जी थे। उसमें भी सिंधु नदी की बात की गई है। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसमें क्या क्या चीजें पाई गई हैं देखो, इसके जो क्या क्या पाए गए हैं वो आप नोट करते रहिएगा। इसमें एक सबसे बड़ा स्नान गृह पाया गया है, इसमें अन्नागार भी है, इसमें कांसे की नृत्यिका की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कांस्य की नृत्यिका की मूर्ति भी पाई गई है। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। पशुपतिनाथ की जो मोहर है वो भी मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति जो है वो भी मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। ठीक है, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। यानी कि मोहनजोदाड़ो में जो चीजें मिली है आवश्यक है। कौन कौन सी? कांस्य की कांस्य की मूर्ति जो नृत्यिका की है, इसमें एक हाथ में कमर पे रखी है, एक हाथ में सिर पे रखी है, ऐसा कुछ है। एक पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, इसमें एक मनुष्य है, वो योगा मुद्रा में है और उसके चारों तरफ जानवर खड़े हैं अलग अलग। और एक दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति भी है और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी हैं। सारे कहाँ प्राप्त हुए? ये सारे आपके मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुए। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो भाई मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1962 में की। 1962, ये डेट याद रखना क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ,
इसके बाद जो अगली खोज आपकी हुई, देखो ये जो टेबल है ये टाइम बाय, सबसे पहले कौन सी हुई 1921, फिर 1922, 1929, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अगला है सुतकान गोड़, ठीक है, सुतकन गोड़, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1929 में स्टीन ने की, ओके, स्टीन ने की, ठीक है। ये पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व राज्य में स्थित है, यानी कि बलूचिस्तान में के आसपास है, ठीक। इसमें ये क्या है? ये व्यापार का केंद्र है, व्यापार का केंद्र बिंदु, व्यापार का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु, ठीक। ये किसके किसके बीच में? हड़प्पा और बेबीलोन, बेबीलोन जो है ना, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में जब व्यापार हुआ करता था तो उसका केंद्र बिंदु माना गया है किसको? सुतकानगौड़ को, सुतकेनगौड़। अगला है चुन्हा चुन्हुदड़ो, चुंदड़ों की खोज किसने की? चुंदड़ों की खोज अभी शायद यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि चुंदड़ों की खोज किसने की करके क्वेश्चन था शायद, ठीक है, तो ये भी आवश्यक है, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो हड़प्पा बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो भी आपका बहुत आवश्यक है। चलो एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आ रही होगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा यार। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो वो भी आवश्यक है, आपका हड़प्पा वो भी आवश्यक है। इसके बाद हम आते हैं जरा चुंदड़ो पे, ठीक है, चुनहुदड़ो, यार इसका हिंदी के वर्तनी थोड़ा उच्चारण नहीं हो पा रही है, जो, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा जरा। चुंदड़ो जो है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज एनजी मजमूदार ने की, ठीक है। ये किस नदी पर स्थित है? ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की प्रतिचिन्ह पाए गए हैं। इसके साथ साथ चुंधाड़ो जो है मनके बनाने की दुकान थी, ये आवश्यक है। जो चुंधाड़ो है ये क्या मनके बनाने की, यहाँ पे मनके बना करते थे, यहाँ पे मनके बनाने की इंडस्ट्री थी, ठीक, मनके बनाने की इंडस्ट्री कहाँ पे? चुंधाड़ो में। इसका खोज किसने की? मजमूदार ने 1931 में, सॉरी 1931 में भी, ठीक है। चलो इसके आगे आते हैं। तो इसके आगे जो है एक प्लेस है आमरी, क्या? आमरी, आमरी की खोज किसने की? आमरी की खोज भी मजमूदार ने की, लेकिन इसने इसकी खोज कब की? 1933 में। ये भी सिंध नदी के तट पर स्थित है। ये नोट करते जाइए कौन सा किस नदी पर स्थित है, कभी कोई पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। चुंधाड़ो भी सिंध नदी पर स्थित है, ये बहुत आवश्यक है चुंधाड़ो, ठीक है। आमरी भी सिंधु नदी पर स्थित है। इसके आगे आते हैं कालीबंगम, कालीबंगम भी एक आवश्यक और बहुत इम्पोर्टेंट आपका प्लेस है। कालीबंगन, कालीबंगन की खोज किसने की? तो भाई कालीबंगन की खोज घोष ने 1953 में की। किसने? कालीबंगम की खोज की घोष ने। और कालीबंगम कहाँ पे है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से अग्रि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, एवं लकड़ी का हल, ये लकड़ी का हल आवश्यक है, और ईंट की हड्डियां भी आप लिख लीजिएगा। जो दो चीजें यहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से? कालीबंगम से, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं लोथल। लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज आर राव ने 1953 में की, ठीक। लोथल, लोथल भी एक आवश्यक स्थान है। इसकी खोज किसने की? आर राव। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। और किसके नजदीक है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त है? ये जो लोथल है, लोथल एक बंदरगाह है। लोथल उस समय का बंदरगाह माना जाता था, इसलिए
लोथल इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बंदरगाह था। यहाँ पे चावल की भूसी भी मिली है, यहाँ पे अग्र वेदिका मिली है, एवं शतरंज के खेल के भी सबूत मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो लेकिन लोथल मुख्यतः किस लिए जाना जाता है? बंदरगाह के लिए। ठीक, खोज किसने की? आर राव। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है सुरकोतदा। ठीक, सुरकोतदा की खोज किसने की? तो भाई सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी ने 1964 में की। इसको लिख लीजिएगा, सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी ने 1964 में की। और सुरकोतदा से घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, और यहाँ पे मनके बनाने की फैक्ट्री थी। मनके बनाने के कारखाने सुरकोतदा में थे। इसकी खोज किसने की? जेपी जोशी। और ये यहाँ पे घोड़ों की हड्डियां भी प्राप्त थी, लेकिन ये बात याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की हड्डियां तो हमको सुरकोतदा से प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये घोड़ों के आसपास वाली जो सभ्यता थी वो नहीं थी। घोड़ों के आसपास विकसित होने वाली सभ्यता आपकी वैदिक काल था। वैदिक काल में घोड़े महत्वपूर्ण थे। इस काल में घोड़े महत्वपूर्ण नहीं थे। यहाँ एक शायद कृषि का और व्यापार के कारण इतना विकसित हुई थी। ठीक है, इसलिए घोड़ों को सेंटर में रख के इसका विकास नहीं हुआ, इसलिए इसको आप घोड़ों का सेंटर मत मानिएगा। ठीक है, ये शायद व्यापार और के कारण विकसित हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी घोड़ों की हड्डियां हमको सुरकोतदा से प्राप्त होती हैं। ओके सर, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे शुरू करते हैं। तो एक सेकंड, अगला है हमारा बनावली। ठीक है, बनावली की खोज किसने की? बनावली की खोज आर एस बिष्ट ने की। किसने? आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट ने बनावली की खोज की, और ये कहाँ पर है? हरियाणा के आसपास है। अब देखो, यहाँ पर भी मनका बनाने की फैक्ट्री थी, यहाँ पर भी, यहाँ से हमको जौ प्राप्त हुए हैं। किसके? जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? बनावली से। ये कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार हिसार जिले में स्थित है। लेकिन देखो, सबसे आवश्यक क्या है? किसकी खोज किसने की, किस सन में की, इसके साथ साथ किससे क्या चीज़ प्राप्त हुई। ये जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, ये जो पॉइंट यहाँ से हड़प्पा से लेकर आपका बनावली तक, या फिर इसके आगे जो धोलावीरा है, ये जो पॉइंट्स हैं, इनके टेबल बना लीजिएगा, जो का तो ऐसा ही चिपका लीजिएगा अपने सामने, बहुत आवश्यक है। ठीक, यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है आपका धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है। ये बहुत आवश्यक है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया एक दो बार। गुजरात के कच्छ में स्थित है धोलावीरा, और इसकी खोज भी आर एस बिष्ट ने की। आर एस बिष्ट ने दो की खोज की, एक कौन? बनावली, एक धोलावीरा। ठीक, अब धोलावीरा की बात करते हैं। यहाँ पे जलकुंड भी पाए गए हैं, और जल निकासी प्रबंधन धोलावीरा का अच्छा है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा और। तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास से इसका उदय शुरू होता है, और इसमें हम देखेंगे कि खेती के साक्ष्य हमें हमको मिलेंगे हैं, जिसमें कि मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती खेती हुआ करती थी। ठीक है, और अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का उदय 3000 ईसा पूर्व के आसपास से मिलता है, तो इसका जो पतन है वो उसका प्रारंभ 18000 ईसा पूर्व से माना जाता है कि नहीं, सॉरी 1800 ईसा पूर्व के आसपास से इसका पतन माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 100 साल के अंदर 1800 से 1700 तक हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, अर्थात 1800 से 1700 तक हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो चुका था, और 900 ईसा पूर्व आते आते हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है, और इसका अंत कब माना जाता है? 1000 से 900 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि 1000 से 900 ईसा पूर्व के बीच में इसका, तब तक इसका पतन हो चुका था। अब हम इसके बारे में देखो, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने का, कहाँ क्या पाया गया, हो गया। प्रारंभ कब हुआ? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, खेती के आसपास विकसित हुआ था ये, और इसमें क्या मटर, तिल, खजूर, रुई आदि सब कुछ पाया गया, और 3000 से ईसा पूर्व से शुरू हुआ, और
900 ईसा पूर्व तक, यानी कि जे 2100 साल के आसपास में की उम्र की सभ्यता मानी जाती है। ठीक, अब इसके हम नगरीय योजना है, जो नगरीय योजना हड़प्पा सभ्यता की, उसको देखेंगे जरा। तो ये अपने नगरीय योजना के लिए जानी जाती है, अपने नगरीय योजना प्रणाली के लिए फेमस है। ठीक, अब ये हड़प्पा सभ्यता के में जैसे मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा जो स्थान है उसकी अगर बात करें, तो वहाँ पे अपने अपने लोग नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जिसमें कुछ ऊंचाइयों पर स्थित थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, और दुर्ग से नीचे सामान्यतः जो नगर था उसमें सामान्य लोग रहा करते थे। इसका मतलब है कि एक सीटाडेल टाइप का बना हुआ था। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। ठीक है, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नगरीय योजना में ये भी है कि इसमें ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक सड़क जैसे कि ये जा रही है, दूसरी सड़क ये जा रही होगी, मतलब एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती है। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। और देखो, हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार हुआ करते थे। देश के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर अन्न भंडार हुआ करते थे, यहाँ पर ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग ऊंचाई पर रहा करते थे और निम्न वर्ग के लोग निचले स्थान पर रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, यो यूपी एससी प्री का शायद 2021 का सवाल भी है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, और उसका आंसर जो है जली हुई ईंटों का प्रयोग। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है जली हुई ईंटों का प्रयोग, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उतने पहले जली हुई ईंटें का मतलब है बर्न्ड विद, पकी हुई ईंटें, आग में पकी हुई ईंटें। क्योंकि अगर हम अपने आसपास जो मकान देखते हैं अभी जो बन रहे हैं, वो भी आग की पकी हुई ईंटों के ही बनते हैं। यानी कि जो अभी से मान लो कि 5000 साल पहले लोग, 5000 साल पहले भी लोग, इसका मतलब कि आग से पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे, इसलिए बहुत आवश्यक है, प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जली हुई ईंटों का प्रयोग, क्योंकि उस समय जितनी भी विशेषता, जितनी भी सभ्यताएं थी, वो सब शुष्क यानी कि सूखी कच्ची ईंटें जिसे कहते हैं हम, उसका प्रयोग किया करती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जली हुई यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे। ठीक, अगले देखते हैं, यहाँ की जल निकासी बहुत अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नगरीय योजना में हम जो पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं। यहाँ पर दुर्ग हुआ करते थे, सामान्य लोग नीचे नीचे के स्थान पर रहते थे, बाकी लोग उच्च स्थान पर रहते थे। यहाँ पर ग्रिड प्रणाली थी। नगरीय योजना की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? नगरीय योजना की। सड़कें समकोण पर काटती थी, यहाँ पर अन्न भंडार हुआ करते थे, यहाँ पे जली ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, मतलब पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ पे जल निकासी बहुत प्रभावी थी। ये हो सकता है यूपी पीसीएस में पूछ दे कि नगरीय योजना की विशेषता क्या क्या थी, तो आप ये भी लिख सकते हो यूपी पीसीएस के मेंस में या फिर यूपीएससी के मेंस में। यहाँ पर हर घर में बड़े बड़े स्नान गृह हुआ करते थे और आंगन हुआ करते थे। ठीक है, हर घर में स्वयं के अपने पर्सनल स्नान गृह, कुएं हुआ करते थे। ठीक, और कालीबंगम के बहुत से घर में, बस कालीबंगम के बहुत से घर में, ये एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है कि कालीबंगम के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। बाकी अन्य जितने भी स्थान हैं जो हमने अभी पढ़े पहले, चाहे हड़प्पा हो, चाहे चुनारो हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, सब में अपने अपने घर में एक एक कुआं पाया गया है। लेकिन कालीबंगम के बहुत से घरों में कुआं नहीं पाया गया, ये एक्सेप्शन है। ठीक, और इसमें बात करें हम कृषि की, देखो नगरीय हमने नगरीय नगरीय जो योजना थी वो हमने पढ़ ली अभी। आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा आराम से। अब कृषि की बात करते हैं, तो यहाँ पे कृषि में गेहूं भी उगाया जाता था, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। ठीक है, यानी कि कृषि कौन कौन सी थी? गेहूं थी, जौ थी, सरसों, तिल, मसूर। ठीक है, यहाँ लेकिन एक और है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसकी खेती शुरू की गई थी? कपास की खेती शुरू की गई थी। ठीक, यहाँ पर हमको जो मूर्तियाँ मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं, और जो मोहरे हैं उन पे हमको जो चित्र मिले हैं, ध्यान रखिएगा, टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं
और जो मोहरे उन पे जो चित्र मिले हैं उनमें भी बैलों से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक उन पे सॉरी ये ऐसा है, मोहरों पे सांड के चित्र मिले हैं। सांड के चित्र का मतलब ये है कि उस समय सांड का प्रयोग होता था। अब सांड का प्रयोग जुताई में ही होगा। इसके साथ साथ हमको ऐसे चित्र भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें जैसे हम कह सकते हैं कि जुताई में खुदाई में बैलों का प्रयोग होता था और वही बैल हमको उनकी बैलों की मूर्तियां भी मिली हैं किस पे और मोहरों पर भी बैलों के चित्र मिले हैं। तो हम कह सकते हैं तो उसमें बैल अच्छी मात्रा में थे तभी तो उनका चित्र मोहरों पे आएगा और उनकी टेराकोटा की मूर्तियां बनेंगी। ठीक है आगे देखते हैं। लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर, ये तो बहुत मुख्य पॉइंट है, उसमें बड़े पैमाने पर पशुपालन हुआ करता था क्योंकि ये जो सभ्यता है ये कृषि और पशुपालन के आसपास ही विकसित हुई थी। ठीक यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य भी पाए गए हैं लेकिन ये अश्व केंद्रित नहीं थी। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये सभ्यता जो है अश्व केंद्रित नहीं थी। घोड़े के साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन अश्व केंद्रित नहीं थी। ठीक अगर कोई पूछता है कि क्या एविडेंस पाए गए, हाँ पाए गए हैं, लेकिन ये अश्व केंद्रित थी, अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व केंद्रित कौन सी थी? जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो अश्व केंद्रित थी। खैर आपका कृषि हो गया। हम इसके अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो उस समय धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि मेटल मनी का प्रयोग नहीं हुआ करता था। वहाँ के लोग सीपी शंख का व्यापार करते थे, पत्थर और धातु का व्यापार भी करते थे। अभी इनका प्रयोग व्यापार करने में करते थे किसका? पत्थर का, धातुओं का, शीप का या शंख का। ठीक अगर हम शिल्प कला की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला बहुत विकसित थी। तो वहाँ पे 3D शिल्प कला भी हमको मिलती है, तीन डायमेंशन शिल्प कला भी मिलती है। और ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य की वस्तुएं बनाने और में भली भांति परिचित थे, यानी कि देवर टू फेमिलियर विद कांस्य की वस्तुएं बनाने में। ठीक अच्छा कांस्य की वस्तुएं, अब कांस्य कैसे बनता है? कांस्य तांबा प्लस तांबा प्लस टिन के प्रयोग से कांस्य बनता है। ठीक इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्य बनाना है तो उसमें टिन भी चाहिए होगा और तांबा भी चाहिए होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि तांबा उस समय कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान से। और टिन कहाँ से आता था? टिन अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, तो लिख लेना। दूसरा पॉइंट देखो, तांबा राजस्थान की खेतड़ी माइन से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानिता अफगानिस्तान से लाया जाता था। ठीक उस समय पर बुनाई भी खूब अच्छे स्केल पे हुआ करती थी। बुनाई के भी बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक इसके बाद देखते हैं हड़प्पा में नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि भी खूब प्रचलित थी, यानी कि वहाँ के लोग इससे भली भांति परिचित थे। वहाँ पे जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करता था, यानी कि सोना चांदी के से भी उस समय के लोग परिचित थे। सोना चांदी कीमती पत्थर से भी परिचित थे। वहाँ के लोग मूर्ति बनाने की विधियों से भी परिचित थे। ठीक है और हड़प्पा वासियों को सेम की विशेषता बर्तन बनाने की विधि से भी परिचित थे। ठीक है उस समय गोल्ड भी का उपयोग होता था। इस पे भी यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी धातु उस समय नहीं पाई जाती है। उसका आंसर शायद 4-5 ऑप्शन थे, उसमें एक तो हमारा कांस्य था, कॉपर था, टिन था और आयरन था। तो आयरन नहीं पाई जाती ऐसा कोई प्रश्न था। तो ये सोने वाला इंपॉर्टेंट है कि सोना चांदी भी उसमें पे था, उससे लोग परिचित थे। ठीक अगर हम उस समय के संस्थाओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा पूरी सभ्यता है, वो व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। वहाँ पे कोई राजा या राजा होना है फिर बहुत बड़े अफसर का होने की कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग था, क्योंकि ये व्यापार और कृषि के आसपास ही विकसित हुई सभ्यता है, तो जो व्यापारी थे बड़े बड़े उन्हीं का वहाँ पे शासन हुआ करता था। ठीक सबसे आवश्यक पॉइंट इसमें जो है उनमें से एक है धर्म। सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नगरीय योजना एवं
विनाश भी इम्पोर्टेंट, सॉरी, विन्यास भी इम्पोर्टेंट है, कृषि भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी आवश्यक है, शिल्प शिल्प कला भी बहुत आवश्यक है, और धर्म, यहाँ के सिख के जो धर्म से भी प्रश्न लोग पूछ लेते हैं अलग अलग एग्जाम्स में कि, तो अगर हम उनको देखेंगे तो यहाँ पर किस धर्म की पूजा हुआ करती है, तो यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिफाइड धर्म तो है नहीं, और ना ही यहाँ पे किसी भगवान की ऐसे स्पेसिफिक भगवान की पूजा हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी देवियों की मूर्तियां पाई गई, इसलिए मैं कह सकते थे उस समय शायद शायद अनुमानता जो देवी हैं उनके रूपों की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, तो हम उसको अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर टेराकोटा की लघु मूर्तियों में एक महिला का चित्र पाया गया है, और इस महिला के गर्भ से उगता हुआ पौधा को दर्शाया गया, यानी कि उसके गर्भ से एक पौधे के उगते हुए को दर्शाया गया। तो इसी महिला को हम लोगों ने नाम दिया है उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। ठीक, इसे कहा गया है उर्वरता की देवी मानते थे, और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे, यानी कि उर्वरता की देवी जो है किसका स्वरूप माना गया, पृथ्वी का स्वरूप माना गया, और पृथ्वी की पूजा करने की जगह पे वो लोग उर्वरता की देवी का पूजा किया करते थे, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, यानी कि उसमें उर्वरता की देवी की पूजा हुआ करती थी। अगर हम पुरुष किसी प्रधान देश मतलब संस्कृति माने तो पुरुष प्रधान संस्कृति नहीं थी अगर ऐसा देखा जाए तो, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुरुष देवता की भी एक मोहर पाई गई है, जिसमें कि वो पुरुष देवता की मोहर पाई गई, जिसमें कि वो योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, ऐसी भी एक मोहर पाई गई है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पशुपतिनाथ की मोहर का नाम दिया है, क्या नाम दिया है, पशुपतिनाथ नाम दिया है, पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी उस मोर को, और उसमें देवता जो है उसके तरफ एक हाथी है। अभी तो पशु है इनका नाम नोट कर लीजिएगा कि पशुपतिनाथ की जो मोहर है उसमें कौन कौन से पशुओं का वर्णन है, तो एक हाथी है, एक बाघ है, गेंडा है, भैंसा है, और दो हिरन है। ठीक, किसके चारों तरफ एक भगवान यानी कि एक देवता जो है योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ अलग अलग जानवर हैं, जिसमें कि एक हाथी है, एक बाघ है, एक गेंडा है, एक भैंसा है, और दोनों तरफ पैरों के दोनों तरफ दो हिरण हैं। ठीक, और इसी मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति की संज्ञा दी गई है। तो और आगे अगर देखें तो उसमें अनेक पत्थरों पर लिंग एवं स्त्री जननांग जो है उसके अंगों का चित्र पाया गया है, इसलिए हम कहते थे उसमें जननांगों की पूजा हुआ करती थी, ये भी कहते हैं लोग कि लोग उसमें जननांगों की पूजा किया करते थे। ठीक है, एवं उसके साथ साथ बहुत आवश्यक है, उसके साथ साथ वृक्षों और पशुओं की भी पूजा हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि उसमें के लोग जो थे वो प्राकृतिक की पूजा क्या करते थे, प्रकृति में चाहे वो देवी हो चाहे पुरुष हो जिसे हम देवता कहते हैं, चाहे वो उर्वरता की देवी की मूर्ति हो, चाहे वो आपके पशु हो, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हो, यानी कि ओवरऑल बोलने की नेचर प्रकृति की पूजा क्या करते थे उस समय के लोग, प्रकृति की साधना क्या करते थे, यानी कि प्रकृति से जो हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते थे, इसलिए किसी देवता देवता को ना मानकर सीधे प्रकृति को धन्यवाद के रूप में उसकी पूजा किया करते थे। ठीक, और एक बात और जो महत्वपूर्ण है, इस समय अधिकांश मात्रा में ताबीज भी पाए गए हैं। अगर ताबीज पाए गए इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय के लोग भूत प्रेत आदि पर भी विश्वास किया करते थे, क्योंकि ताबीज क्यों पहनते हैं हम लोग, ताबीज पहनते हैं हम लोग भूत प्रेत यानी कि नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। हाँ, एक बहुत आवश्यक लाइन ये भी है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पशु कौन सा है, एक सींग वाला गेंडा। आपने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो तो उसमें भी एक सींग वाले गेंडा गेंडा को ही वो देखता है बार बार। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु आपका एक सींग वाला गेंडा है, सबसे महत्वपूर्ण। और उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु उस समय कुंवड़ वाला सांड माना जाता है। ठीक है, कुंवड़ वाला सांड भी उसमें महत्वपूर्ण पशु है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा है, एक सींग वाला गेंडा। अब हम बात करेंगे देखो इसके पतन की, तो ऐसे कहा जाता है कि इसका देखो इसका पतन जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन
इसमें कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपसी विवाद के कारण इसका पतन हो गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य जो जनजातियां जैसे कि आर्य हैं, उन्होंने आक्रमण करके सिंधु घाटी के लोगों को हरा दिया और उसका पतन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक कारण के कारण उसका पतन हो गया, और कुछ लोग कहते हैं भूकंप आदि के कारण उसका पतन हो गया, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस समय सूखा आदि बढ़ गया था क्योंकि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, जिसके कारण उनका पतन हो गया, ठीक है। लेकिन पतन होने की कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, ठीक है। तो एक बार हम अगर इसका पूरे हड़प्पा सभ्यता का ओवरव्यू लेते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये इसका परिचय हो गया। ये वो स्थल है जिसका खोज जिसने किया और वहां से हमें महत्वपूर्ण खोज क्या क्या प्राप्त हुई, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा A to Z। इसके बाद हम अगर आते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है और पतन क्या है, इसकी नगरीय योजना एवं विन्यास क्या क्या है, ठीक है। इसमें किसी क्या कौन कौन सी कृषि पाई गई है, कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता था, ये सब है। अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी, शिल्पकला कैसी थी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एवं धर्म के बारे में भी, और जो मूर्तियाँ हैं, जो कौन सी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि कौन सी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। जो आपका देखो यहाँ से जलकुंड है, या फिर कौन सी मूर्ति है घोड़े की या फिर मनके की, तो ये मूर्तियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, चाहे दत्तका की मूर्तियाँ हो, पशुपतिनाथ की मूर्ति हो, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा वीडियो, और अगले क्लास में मिलते हैं हम आपको वैदिक सभ्यता के साथ, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।